नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। बढ़ती गर्मी और कोयले की किल्लत से देश भर में बिजली संकट गहराता जा रहा है। 12 राज्यों में तो बिजली कटौती भी शुरू हो गई है। देश में 86 ऐसे पावर प्लांट हैं जहां कभी भी कोयला खत्म हो सकता है। तो 165 पावर प्लांटों में कुल कोयले की खपत का महज 36% स्टॉक ही बचा है। आज हम बिजली की किल्लत पर चर्चा करेंगे, समझेंगे कि आखिर हर साल गर्मियों में ऐसी नौबत क्यों आ जाती है, केंद्र या राज्य सरकारों के पास इससे निपटने की तैयारी पहले से क्यों नहीं होती, साथ ही मौजूदा संकट से निपटने के लिए जो तात्कालिक उपाय हैं उनके साथ साथ जो लॉन्ग टर्म मेजर्स हैं वो क्या होंगे, कैसे वो अपनाए जाएंगे। इस पर खास मेहमान आज इस चर्चा में शामिल हैं, उनका रुख करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। एक तो भीषण गर्मी, ऊपर से बिजली की कटौती, पसीने से तरबतर लोगों की मुश्किलें अभी और बढ़ सकती हैं। देश भर में बिजली संकट गहराता जा रहा है। 12 राज्यों में पावर कट का सिलसिला शुरू हो चुका है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गोवा और कर्नाटक में बिजली की किल्लत ज्यादा है। यहाँ की राज्य सरकारें इंडस्ट्री को दी जाने वाली बिजली में कटौती कर इसे किसानों को दे रही हैं ताकि खेती किसानी पर बिजली संकट का कम से कम असर पड़े। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में बिजली कटौती के चलते लोगों का विरोध भी शुरू हो गया है। बढ़ती गर्मी और स्पीड पकड़ती इकॉनमी बिजली की खपत की बड़ी वजह है, जिसके चलते कोयले की किल्लत बढ़ी है। दूसरी वजहों की बात करें तो एक साल के अंदर इंपोर्टेड कोयले की कीमत $60 प्रति टन से बढ़कर $200 प्रति टन के करीब आ चुकी है। गैस की कीमतें भी एक साल के अंदर दोगुनी हो चुकी हैं, जिसके चलते कारोबारी साल 2021 में देश भर में गैस से पावर जनरेशन जहां 4% था, वहीं कारोबारी साल 2022 में ये सिमटकर 2% पर आ गया। देश में कुल पावर जनरेशन में 77% योगदान कोयले का है। इसमें भी 15% हिस्सा इंपोर्टेड कोल के जरिए पूरा होता है। लेकिन रूस यूक्रेन जंग के चलते कोयले के आयात पर बुरा असर पड़ा है। गर्मी में बिजली की खपत बढ़ने से हालात और बिगड़े हैं। इस महीने की बात करें तो देश भर में बिजली की औसत रोजाना खपत 1,94,000 मेगावाट रही। यह आंकड़ा मई जून में बढ़कर 2,20,000 मेगावाट तक जा सकता है, जबकि पिछले तिमाही में औसत रोजाना खपत का यह आंकड़ा 1,87,000 मेगावाट था। यानी बिजली की खपत में 5% की बढ़ोतरी हुई है। पावर मिनिस्ट्री की माने तो 1 से 15 अप्रैल के बीच बिजली की घरेलू खपत अपने 38 साल के रिकॉर्ड हाई पर रही है। तय मानक के तहत पावर प्लांट के पास कम से कम 26 दिन का कोयला स्टॉक होना चाहिए, लेकिन ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़ को छोड़ दें तो दूसरे राज्यों के पावर प्लांट के पास कोयले का महज 11 दिन का स्टॉक बचा है। देश के 86 पावर प्लांट्स में कोयले की किल्लत ज्यादा है, जबकि 165 पावर प्लांट में जरूरत का सिर्फ 32% कोयले का भंडार रह गया है। हालात से निपटने के लिए रेल मंत्रालय का कोल ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ावा देने पर जोर है। केंद्र सरकार ने बिजली कंपनियों को कोयले के आयात को 4% से बढ़ाकर 10% करने को कहा है, ताकि डिमांड और सप्लाई के बीच की खाई को कम किया जा सके। फिलहाल तो गर्मी और बढ़ने वाली है। पावर कट का सिलसिला देश भर में होने की आशंका जताई जा रही है। बिजली किल्लत की वजह तो समझ में आ गई, लेकिन इससे उबरने को लेकर सरकार को एक पुख्ता रोड मैप बनाने की जरूरत है, ताकि हर साल गर्मियों में ये हालात न बने। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बेहद खास मेहमान इस वक्त हमारे शो पर जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करा दें। हमारे साथ हैं अजय शंकर सर, जो कि पूर्व एडिशनल सेक्रेटरी रहे हैं, एडिशनल पावर सेक्रेटरी रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है अजय सर हमारे शो पर आपका। हमारे साथ हैं बीएम वर्मा सर, पूर्व चेयरमैन है झारखंड बिजली बोर्ड के। वर्मा सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ हैं प्रोफेसर जी अय्यर सर, जो कि फाउंडर प्रेसिडेंट हैं REPA के। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी हमारे शो पर। REPA यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी प्रमोशन एसोसिएशन। तो चर्चा की शुरुआत अजय शंकर सर मैं आपसे ही करना चाहूंगा। अलग अलग रिपोर्ट्स में अलग अलग वजहें बताई जा रही हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट वजह आपको लगती है इस वक्त बिजली संकट की, वो क्या है? जो खास वजह है वो ये है कि पिछले 2-3 साल से
बिजली की मांग नहीं बढ़ रही थी और एक इसको कहते हैं एक कंप्लेसेंसी आ गई थी कि देश में उत्पादन की क्षमता आवश्यकता से अधिक है। तो पिछली जुलाई में जब संकट हुआ तो पहली बार एहसास हुआ कि शायद स्थिति बदल रही है और अब कुछ महीनों से ये देखा जा रहा है कि देश में आर्थिक जो गति है वो फिर साधारण दिशा में आ रही है और तेज हो रही है। तो इससे जो बिजली की मांग बढ़ेगी इस पर जितना ध्यान जाना चाहिए था वो नहीं गया। और जब बिजली की मांग बढ़ती है तो कोयले की मांग बढ़ती है और कोयले के उत्पादन को बढ़ाने की जरूरत होती है और रेलवे में कोयले को ले जाने की क्षमता को बढ़ाने की जरूरत होती है। तो इन दोनों कड़ियों में थोड़ी शिथिलता रही मेरे विचार में। और दूसरी बात जिसका ध्यान नहीं दिया गया वो ये है कि जैसे जैसे देश की आर्थिक स्थिति सुधर रही है और लोगों की का जीने का स्तर सुधर रहा है तो एयर कंडीशनर्स वगैरह अब बहुत से मध्यम वर्ग के घरों में आ गए हैं। जी हाँ। तो जब गर्मी बढ़ती है तो पीक डिमांड बहुत तेजी से बढ़ती है। तो उसके लिए भी सोचने की एक व्यवस्था करने की जरूरत है। इसमें आगे आने वाले वर्षों में ये हमें दिखाई देगा कि जब गर्मी बढ़ेगी या जुलाई में ह्यूमिडिटी बहुत बढ़ेगी तो पीक डिमांड बहुत तेजी से बढ़ेगी घरेलू क्षेत्र में और उसको बिजली देने की क्षमता हमें बनानी होगी और वो क्षमता आवश्यकता से अधिक बनानी हो जिसमें कि कभी ये संकट आगे समय में न आए कि बिजली की कटौती। अजय सर मैं यही आपसे समझना चाह रहा हूं कि जो हमारे पॉलिसी मेकिंग जो बॉडी के और जो पूरे स्ट्रक्चर के ताने बाने के से जुड़े हुए लोग हैं उसमें हर चीज के प्रेडिक्शंस होते हैं, उसमें ग्रोथ के प्रेडिक्शंस होते हैं, उसमें परचेसिंग पावर के प्रेडिक्शंस होते हैं, उसमें डिमांड सप्लाई, हमारी अर्थव्यवस्था कहाँ जा रही है, डिमांड किस तरह की रहने वाली है, पर कैपिटा जो इलेक्ट्रिसिटी खपत है वो कितनी रहने वाली है, हमारे एक पूरा स्ट्रक्चर है इसके लिए। तो क्या हम वो प्रिडिक्शन में कमी कर पा रहे हैं या अचानक से ये संकट ऐसे आ जाते हैं कि हम उसमें हुआ ऐसा कि जो प्रेडिक्शंस थे वो थे कि बिजली की मांग काफी तेजी से बढ़ेगी लेकिन इत्तेफाक से पिछले 6-7 सालों से कुछ आर्थिक मंदी रही, आर्थिक विकास का दर कम था, औद्योगिक उत्पादन का दर कम था तो एकाएक लगने लगा कि साहब मांग उतनी बढ़ नहीं रही है और देश में उत्पादन क्षमता आवश्यकता से अधिक है। तो इस वजह से कंप्लेसेंसी या शिथिलता आ गई और ये सही बात है कि आर्थिक रिकवरी या आर्थिक गति इतनी तेजी से बढ़ेगी कोविड के बाद, इसमें थोड़ी सी मेरे ख्याल से भूल हो गई। अच्छा, इसके लिए पूरी तैयारी। बिल्कुल सर, आई अप्रिशिएट सर कि आपने बहुत साफगोई से कहां पर शिथिलताएं हुई हैं और गुंजाइश कहां कहां रह गई है। लेकिन मैं एक बार और थोड़ा सा 4-5 महीने पहले की तरफ जाना चाहूंगा। हमने बैक टू बैक 2-3 शोज उस समय किए थे। उस समय कहा गया था कि भाई मौसमी मार है, बरसात के बाद जो है वो खदानों में पानी भर जाता है तो इस तरह की स्थितियां आ जाती हैं। अब वो धीरे धीरे कोल इंडिया के लोगों से भी हमारी बातचीत हुई थी तो उन्होंने कहा था कि ये सब दुरुस्त कर लिया जाएगा और आगे ऐसी परिस्थिति ना आए इसके लिए कहा गया था कि अभी से हम काम करेंगे। तो फिर वहां पर एक और इसको शिथिलता कहें, नेग्लिजेंस कहें, इसको आप क्या कहेंगे सर? नहीं, मतलब मेरा मानना है कि कोल इंडिया के पास उत्पादन बढ़ाने की क्षमता है और वो उत्पादन बढ़ाएंगे और उन्हें बढ़ा लेना चाहिए। अब इस महीने में एकाएक इतनी मांग आई इसका शायद एहसास उनको भी नहीं था, किसी को नहीं था जी। तो इसलिए थोड़ी दिक्कतें आ गई हैं लेकिन कोल इंडिया को उत्पादन बढ़ाना चाहिए और बढ़ाने की उनमें मेरा विश्वास है क्षमता है और वो बढ़ा सकते हैं अगर वो पूरा एकजुट होकर उत्पादन बढ़ाएं। ठीक है। दूसरी कड़ी में जहाँ दिक्कत है वो रेलवेज की है कि उनके पास भी कोयले को दूर तक ले जाने की क्षमता में थोड़ी कमी है तो वहां भी उन्हें बिल्कुल सर क्षमता बढ़ाने की जरूरत है और जिसको कहते हैं लेकिन सर बिल्कुल बढ़ाने की जरूरत है। क्योंकि ये समस्या आज है, अगले 2 महीने में रहेगी, बरसात में आएगी और अगले वर्ष और होगी क्योंकि जो ग्लोबल वार्मिंग से जो हाई टेम्परेचर हमें दिखाई दे रहे हैं वो तो बढ़ते ही रहेंगे। नोटेड सर, नोटेड सर। मैं वर्मा सर के पास चलना चाहूंगा। वर्मा सर, अब हमको ये बात तो समझ में आ रही है कि कहां कहां पर शिथिलताएं कहां कहां पर रही। अब सवाल ये है कि क्या किया जा सकता है, लेकिन उससे पहले मेरा आपसे सवाल वर्मा सर ये रहेगा कि कल महेंद्र सिंह धोनी की धर्मपत्नी साक्षी धोनी का एक ट्वीट आया और उन्होंने कहा कि भाई झारखंड में बड़ी स्थिति खराब है। अब हम उत्तराखंड और बाकी स्टेट में तो हम मान सकते हैं कि चलिए कोयला उत्पादक राज्य नहीं है, वहां कोयले की खदानें नहीं है। ये झारखंड में ऐसा क्या हो गया सर, जहां पर देश की सबसे बड़ी खदानें हैं, सब कुछ है,
वहां पर 6-6, 7-7, 8-8 घंटे बिजली कट, ये वहां पर क्या हुआ सर ऐसा? मैंने भी धोनी जी की वाइफ साक्षी का एक ट्वीट पढ़ा। हाँ। और क्योंकि मैं रांची रहता था, हाँ। उनके घर की लोकेशन बिल्कुल सेंट्रल लोकेशन है। हाँ, हाँ। और अगर रांची के सेंट्रल लोकेशन में यह हालत हो सकता है, तो बाकी अगर आप ट्वीट्स के कमेंट्स पढ़ें, जमशेदपुर, दूसरे सिटीज़, रूरल एरिया, उसमें स्थिति और से खराब है। एक ऐसा स्टेट है जहाँ कोयले की कमी नहीं है। मुझे याद है जब मैं चेयरमैन था, एक सेक्रेटरी कोल, उनके स्टेटमेंट थी कि हम धुआं खाएं, मिट्टी खाएं और बिजली दूसरे स्टेट में हो जाए। तो इस कोला प्रोडक्शन सेंटर के पास है। डिस्ट्रीब्यूशन की सबसे वीकेस्ट लिंक हमारा वो है कि हम उसको जो हमारी उगराही है या हमारी कलेक्शन है जी, कभी भी टारगेट के साथ से नहीं मिलती। और अगर हम पीछे 10-15 साल पहले चले तो आज जो कहा गया है वर्बटिम, स्पीकर कोई और होगा पर कहा यही जाएगा। रेलवे के वैगन, मैं 15-20 साल की बात बताता हूँ, जब मिनिस्ट्रीज में मीटिंग होती थी तब भी ये चलता था। कोल इंडिया की प्रोडक्शंस हैं वो तब भी चलता है। तो हमारी जो इम्प्लीमेंटेशन, सोचने की शक्ति बहुत है, हम सोच सकते हैं, पर उसको धरातल में इम्प्लीमेंट करने में हमारा इतना टाइम लग जाता है। इसका अप्रूवल सिस्टम पे कुछ ना कुछ हमें देखना पड़ेगा। हमारे पास जो अप्रूवल टाइम है उतने में प्रोजेक्ट आधे टाइम पे आ जाता है। स्टेट्स, लैंड स्टेट्स की है, मेजर रोल स्टेट्स का आता है उसको डेवलप करने के लिए। जब भी अगर आप देखते हैं आज जैसे महाराष्ट्र की आपने बात की, आप एक तरफ से देखिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट के मिनिस्टर कहते हैं हम कोल इंपोर्ट कर रहे हैं, कोल की कमी है, ये है वो है। इमीडिएटली सेंटर से रिस्पांस आती है कि सेंटर कैन नॉट बी ब्लेम। सिर्फ ये ब्लेम गेम चलती रहती है। वो कहते हैं 1000 करोड़ पेंडिंग है, अभी तक पे नहीं किया गया। तो एक ऐसी सिचुएशन बन गई है, और ये मैन मेड प्रॉब्लम है। ये नहीं है कि भाई ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है। प्रॉब्लम है एक इंटीग्रेटेड अप्रोच, टाइम बाउंड। यहाँ क्या है, टाइम की कोई लिमिट नहीं है। प्रोजेक्ट आता है, उसे सोचने में हम 60 महीने लगाते हैं, और करने के लिए जो 36 महीने होते हैं उसको कहते हैं भाई इसको 24 महीने में कर दो। मुझे लगता है वर्मा सर आपने पूरा स्कैन कर दिया कि कहां पर दिक्कतें हैं, पॉलिसी लेवल पे, डिसीजन मेकिंग पे, इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे, आपने पूरा स्कैन करके बता दिया। और मैं इस बात से चौंक बिल्कुल नहीं रहा हूं जब आप कह रहे हैं कि 10-15 साल पहले भी यही स्थिति थी, आज भी यही स्थिति है, और ये मैन मेड है। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली, ये मैन मेड इश्यू है, और वो इश्यू क्यों है, वो क्यों ठीक नहीं हो रहा है, ये सबको सोचना पड़ेगा। क्योंकि ये बार बार, अगर हम एक तरफ कह रहे हैं कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में जाएंगे और दूसरी तरफ बत्तियां गुल हो रही हैं, वो भी महानगरों की, तो फिर हम कहां कैसे पहुंचेंगे, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लेकिन इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट एंगल ये भी है, और इस एंगल के साथ में प्रोफेसर अय्यर आपके पास आना चाहूंगा। दलील ये भी दी जा रही है सर कि बिजली बनाने में जो इन्वेस्टमेंट चाहिए वो कहां से आएगा। जब हम बात कह रहे हैं ग्रीन एनर्जी की, अब हम देखते हैं कि कोई भी यूएमपीपी अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट नहीं लग रहे हैं, डिमांड और सप्लाई का गैप है वो फुलफिल नहीं हो पा रहा है, और कहा यह जा रहा है क्योंकि हम ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रहे हैं तो थोड़ा सैक्रिफाइस हमें वहां पर करना पड़ेगा। तो क्या इसके पीछे जो ग्रीन एनर्जी को लेकर हमारी महत्वाकांक्षाएं हैं वो इस मौजूदा संकट में कहीं ना कहीं कोई भूमिका निभा रही है? अय्यर सर, देखिए क्या है कि हर बार जब कोयले की इनएफिशिएंसी आती है उस सेक्टर की, तो सीधा का सीधा रिन्यूएबल एनर्जी पे ठीकरा फोड़ने का काम होता है, और ये नहीं होना चाहिए, और वाइस वर्सा भी नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो समझिए कि रिन्यूएबल एनर्जी कोयले की बिजली को, मतलब जो उत्पादन नहीं हो रही है या क्षमता नहीं आ रही है, उसी की क्षमता को बढ़ा रहा है। और जो सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी है जिसके ऊपर हमारा निगलेक्ट हुआ है वो हाइड्रो पावर है। 46.5 गीगावाट हमारी कैपेसिटी है इन 400 गीगावाट। तो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के टर्म पे 11.62% ये हमारे पास है, और इन जनरेशन टर्म ये 14% हो जाता है। और आज से आप समझिए वाजपेयी साहब के टाइम पे 2003 में
हाइड्रो पावर की जो शेयर थी वो 27.1% थी इन जनरेशन टर्म्स। तो मतलब इन रियल टर्म्स वो इंस्टॉल्ड में 30% के करीब था। तो ये बात को समझिए, बिना हाइड्रो पावर के आप ग्रिड को ऑपरेट ही नहीं कर सकते। वो ये सब्जेक्ट कहीं नहीं लिया जा रहा। कोयले की तो एक बीमारी है, वो अपनी जगह है, वो ऊपर नीचे हो रहा है, 15 साल से इसी सब्जेक्ट की बात हो रही है, पर कोई हाइड्रो की बात ही नहीं कर रहा है। हमारे यहाँ देश में हाइड्रो ना होने से आप कोयले के प्लांट ही आप चला नहीं सकते ग्रिड पे। ग्रिड का कोड है, एक ग्रिड कोड है फ्रीक्वेंसी, उसको समझना पड़ेगा। पावर सेक्टर को बिना समझे लोग आ जाते हैं और कमेंट करते हैं। देखिए, केवल कोयले की प्रॉब्लम नहीं है, हमारी हाइड्रो को नेग्लेक्ट करना। पिछले 8 साल में हमने केवल 2 गीगावाट हाइड्रो प्रोड्यूस किया, इंस्टॉल किया, और अब अगस्त में सुवानश्री जो प्रोजेक्ट है असम अपना। बट सर, जो एनवायरमेंटल इश्यूज का एक बड़ा जो आरोप लगता रहता है, वो तो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के साथ भी है। नहीं, आप गलत कह रहे हैं। देखिए, हाइड्रो पावर पे कोई एनवायरमेंटल इशू नहीं है। देखिए, फास्ट ट्रैक हियरिंग करिए। अभी मैंने योगेंद्र प्रसाद साहब की किताब लाइफ जीवनी मैंने रिलीज करी है। 22 तारीख को उनका क्या बोलते पुण्यतिथि थी। न्यू दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में मैंने उनकी बायोग्राफी रिलीज करी है। अटल जी के टाइम पे वो थे, और दोनों ने कोई भी प्रोजेक्ट, चाहे इंदिरा सागर हो, चाहे ओंकारेश्वर हो, चाहे सतलज जल विद्युत, सारे प्रोजेक्ट 4 से 5 साल में बने। तो ये जैसे मैं हाइड्रो पावर के कह रहा हूं कि हमें निकम्मेपन की तरफ नहीं जाना है, हमें प्रोजेक्ट को 15-15 साल लटकाना नहीं है। जैसे महेश्वर आइडल है, वो तो आपको उस बिजनेसमैन से ले लेना चाहिए वो प्रोजेक्ट को। सारा प्रोजेक्ट खराब कर दिया महेश्वर आइडल को एस कुमार ने। देखिए, तो इसको नॉन परफॉर्मेंस किसी भी सेक्टर में एक्सेप्ट नहीं होना है। इसी तरह से कोयले का उत्पादन 1 बिलियन टन कोयला बनाना चाहिए हमें। 384 बिलियन टन हमारे पास डिपॉजिट्स हैं कोयले के, और हम 1 बिलियन टन पर एनम नहीं बना रहे हैं। तो ये कौन सी ग्रोथ है कोल इंडिया की जो 4-5% पे लटकी पड़ी है। बिजली संकट पर आज हम कर रहे हैं चर्चा। इस हिस्से में शो के मेरे पास कम समय रहेगा। अपने तमाम मेहमानों से मैं संक्षेप में उत्तर की अपेक्षा रखूंगा। वर्मा सर कुछ कहना चाह रहे हैं? वर्मा सर, मैं जरा फोकस करना चाहूंगा अब सॉल्यूशंस पे। जी यस सर, क्या सॉल्यूशन होगा सर? पॉल्यूशन नहीं, सॉरी समझ नहीं पाया मैं सर। अब इस समस्या का सॉल्यूशन क्या हो? अब संकट तो खड़ा हो गया है। हेलो, देखिए सॉल्यूशन इससे पहले मैं सॉल्यूशन पे आऊँ, एक स्लाइड दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, ये आज की इंडियन IEX इंडियन पावर एक्सचेंज की से डाटा लिया गया है। आज परचेज बिड खरीदने वाले 480,000 यूनिट्स हैं और बेचने वाले सिर्फ 80,000। मीन्स हमारे पास जब 6 यूनिट लोग मांग रहे हैं, हमारे पास 1 यूनिट अवेलेबल है, और ये भी कैप्ड प्राइसेस 12 रुपए पे, जबकि पिछले अक्टूबर वगैरह में ये 20 रुपए तक गया। अब क्योंकि CERC ने कोट कर दिया है तो 12 पे है। तो ये एक स्थिति बताती है, और ये है जो कि इंडस्ट्री वगैरह उसके बिना चल नहीं सकती। बिल्कुल, उनके लिए 1/6 आदमियों को बिजली मिल रही है। तो ये एक देखा जाए। दूसरा, मैं अय्यर साहब के प्रोग्राम पे आऊँगा, फिर मेरा ये सॉल्यूशन आएगा मैन मेड। अरुणाचल प्रदेश में मैं गया 800 मेगावाट हाइड्रो पावर स्टेशन के, क्योंकि मैं उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन का चेयरमैन रहा, उसके साथ उत्तराखंड जल विद्युत निगम वो उसमें भी डायरेक्टर था, और योगेंद्र प्रसाद जिन्होंने कोट किया मेरे पर्सनल दोस्त थे। यहाँ आप कहीं भी जाइए, वहाँ पे प्रोजेक्ट रोकने वाले ज़्यादा हैं, चाहे वो R&R के नाम पे, या लैंड एक्विजिशन के नाम पे, या पॉल्यूशन के नाम पे, और उसमें बहुत सारे वेस्टेड इंटरेस्ट इन्वॉल्व हैं। ठीक, ये चीज़ अगर हमें करनी पड़ेगी तो हमें इम्प्लीमेंटेशन की स्पीड देखिए शॉर्ट बढ़ानी पड़ेगी। यस सर, यस सर। आई एम सॉरी सर, मेरे पास वक्त ही कमी है। अजय शंकर सर, अब सॉल्यूशंस क्या हो सर? अभी जो स्लाइड दिखाई है वर्मा सर ने, वो भी बड़ा विचलित करती है कि इतनी विकट स्थिति है। अजय सर, आपकी नजर में सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन अभी तो ये है कि कोल इंडिया उत्पादन तीव्र गति से अपना बढ़ाए जी, और रेलवेज अब कोयला को ले जाने की कैपेसिटीज या क्षमता वो तुरंत बढ़ाए। ये तो अभी के लिए है, लेकिन आगे के लिए हमें इसकी प्लानिंग करनी होगी कि मांग अचानक बढ़ सकती है और बढ़ेगी, और काफी तेजी से बढ़ेगी।
तो इसलिए हमें उत्पादन क्षमता इस तरह की बनानी होगी, कोयले की, रेलवेज की जो कोयला ले जा सके, और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की वो बिजली घर तक पहुंचा सके। क्योंकि अक्सर पावर कट इसलिए होता है कि बिजली कमी नहीं है, लेकिन जो तार हमारे घर में आते हैं और जो पास के ट्रांसफार्मर है उनकी क्षमता नहीं बढ़ाई गई है इस तरह के बढ़े हुए मांग के लिए। तो ग्रिड को स्टेबिलिटी के लिए अक्सर लोड शेडिंग होती है। बिल्कुल। तो तीनों कड़ियों को हमें जोड़कर और इस पर काम करना होगा। आपने सही कहा, राज्यों की पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां पहले ही कर्जों में डूबी हुई हैं, वो पावर कंपनियों का पैसा जो है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों में ऑलरेडी फंसा हुआ है, तो वो भी देखना होगा। बहरहाल अय्यर सर, अब आपका सॉल्यूशन पर मैं आऊंगा फटाफट से संक्षेप में। जी अजय सर, अय्यर सर, अब आपके पास सॉल्यूशन। हाँ जी दोबाल जी, मैं फिर उसी बात पे आऊंगा। किसी चीज का क्विक फिक्स नहीं है, हम फिर आ जाएंगे इसी प्रोग्राम में इसी तरह की बात करें। पहले तो कोल इंडिया की 1 बिलियन टन का टारगेट इस तरह से कराओ कि अगली बार 1 बिलियन टन कोयला उत्पादन देश में हो। सबसे पहला सोल्यूशन ये कल हो जाना चाहिए था, तो अब करो। और दूसरी बात, हाइड्रोथर्मल मिक्स को जो है, जो पहले था 40 to 60% था, मींस 40% हाइड्रो 60% थर्मल रेशियो, कम से कम 25 to 75 लॉन्ग टर्म में करने का हमारा प्रोग्राम होना चाहिए। और इसके लिए हमने भी प्लान दिया है, हमने एक व्हाइट पेपर रिलीज किया, जब आप चाहेंगे मैं डिस्कस करूंगा। ये 22 तारीख को प्रसाद साहब की ही पुण्यतिथि पे उनकी जब हमने बायोग्राफी मैंने जो लिखी है वो रिलीज करी, न्यू दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में मैंने ये हाइड्रो एनर्जी व्हाइट पेपर भी रिलीज कर दिया। मैं आपके साथ तो बिजी बिजनेस के साथ काफी सालों से मेरा संबंध है, कभी चाहेंगे मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी का रियल प्रॉब्लम लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म कोई नहीं है इसका आंसर। बिल्कुल सर, ये लॉन्ग टर्म है, वाकई में लॉन्ग टर्म है। लॉन्ग टर्म के लिए लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बनानी होगी और ये त्वरित नहीं होगी, ये पहले से बन जानी चाहिए थी। अब इस पर विचार करके, बातचीत करके मुझे लगता है कि सारी चीजें समझ में हमें आ गई हैं कि कहां पर प्रॉब्लम्स रही हैं। बहरहाल मेरे पास वक्त की कमी है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का अमूल्य वक्त निकालने के लिए। अजय सर थैंक यू सो मच, वर्मा सर शुक्रिया आपका, अय्यर सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।